Bismillahirrahmanirrahim. This is our another lecture on randomized control trial under the main heading of research methodology and biostatistics. Last time, in the last discussion, we have left this slide, the study design descriptions. So we have different study design descriptions that we will discuss one by one now. First of all, what is parallel study? In the parallel study, first of all, there is a target population. Like target population could be the population, like for example, hypertensive people. Then we will take from them the study sample. Means we cannot conduct the study on whole population if it is in larger number. Like for example, 1 lakh patient है, 2 lakh patient है, we cannot do the study on ईच एंड एवरी वन. हम इसमें से सैम्पल ले लेंगे जो सैम्पल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा इस पॉपुलेशन का. फिर उसके बाद रेंडमाइजेशन करेंगे टू अवॉइड द बायसनेस. वन विल गो द ट्रीटमेंट ग्रुप मीन्स एक्सपेरिमेंटल ड्रग एंड द अदर विल गो इन द कंट्रोल ग्रुप और द मार्केट विच इज़ अवेलेबल ऑलरेडी इन द मार्केट और द स्टैंडर्ड कंट्रोल ग्रुप. इंटरम एनालिसिस टाइम टू टाइम एनालाइज भी करते रहेंगे रिजल्ट्स को और आखिर में आउटकम्स को देखेंगे कि आउटकम क्या आया. This is parallel study. Crossover study. First of all, from the study population, we will take the sample, then randomization, then treatment A and treatment B. Suppose that treatment A is experimental drug and treatment B is, suppose that it is control drug. Outcome देखेंगे, फिर वॉश आउट करेंगे. वॉश आउट मीन्स के इस दौरान जो ट्रीटमेंट ए लिया है वो अपनी 7 हाफ लाइव्स या 10 हाफ लाइव्स कंप्लीट करके बॉडी से कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाए. और उसके बाद फिर ये जो पॉपुलेशन होगी ये ट्रीटमेंट ए से ट्रीटमेंट बी में चली जाएगी, यानी फिर ये ड्रग बी लेगी, और ये जो ड्रग बी ले रही थी ये अब ड्रग ए लेगी, यानी ये जो है वो इस तरह से शफल हो जाएंगे ट्रीटमेंट और फिर आउटकम को एवेलुएट करेंगे. क्योंकि इसमें पॉपुलेशन ने ये ट्रीटमेंट को शफल किया है तो इसकी वजह से इसको क्रॉस ओवर स्टडी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्रॉस ओवर स्टडी. दिस टाइप ऑफ शफलिंग ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ a reason it is called crossover study. So what is the benefit of this type of study? That each type of population receive each type of treatment. Then we will have definitions of carryover and wash out. Carryover effect क्या होता है? Carryover effects refers to the outcome that remain or linger after first treatment phase or treatment A is completed and effects carry over into treatment B. मीन्स के ड्रग ए जो वो ले रहा था, ट्रीटमेंट ए वो ले रहा था, उसका इफेक्ट जो होगा ट्रीटमेंट बी पर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड कैरी ओवर इफेक्ट. कैरी ओवर ऑल्टर्स द बेस लाइन एंड सब्सिक्वेंटली ऑल्टर द ट्रू ट्रीटमेंट इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रीटमेंट. और फिर क्या होगा, जब कैरी ओवर इफेक्ट फॉलो करेगा उसको ट्रीटमेंट बी के ऊपर, तो फिर ट्रू इफेक्ट ट्रीटमेंट बी का नहीं आ सकेगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट ट्रीटमेंट ए का होगा. लिहाजा कैरी ओवर इफेक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा और कैरी ओवर इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए ही दरअसल वॉश आउट पीरियड दिया जाता है. वॉश आउट पीरियड, टाइम नीडेड फॉर आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट ए टू डिसिपेट प्रायर टू बिगनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट बी. ठीक है, तो एक टाइम दिया जाता है आउटकम ट्रीटमेंट ए का डिसिपेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि फिर बिगिन किया जाए ट्रीटमेंट बी को, ताकि कोई कैरी ओवर इफेक्ट ट्रीटमेंट ए का ना आए. वॉश आउट मे बी प्रॉब्लमेटिक फॉर स्टडीज इन्वॉल्विंग ड्रग विद लॉन्ग हाफ लाइफ्स बिकॉज it takes almost 7 to 10 half lives for a drug to completely eliminate from the body. तो उस वजह से अगर वो ड्रग जो है ऐसी है जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, सपोज दैट उसकी हाफ लाइफ है 7 डेज़, तो 7 डेज़ का मतलब हुआ 7 10 70 डेज़ तक उसको वेट करना पड़ेगा पेशेंट को ट्रीटमेंट ए के बाद ट्रीटमेंट बी पर आने के लिए. तो 70 डेज़ का मतलब ये हुआ कि इट इज़ मोर देन 2 months. तो उसमें फिर पेशेंट अक्सर स्टडी छोड़ के चला जाता है, यानी स्टडी का एट्रिशन रेट बढ़ जाता है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच एट्रिशन रेट, this type of study should be conducted as parallel design rather than crossover study. The another design of study is called factorial design, designed to evaluate multiple interventions in a single experiment. Multiple dose level and multiple drug regimens are studied in factorial design. ठीक है, तो एक तो ये कि मल्टीपल इंटरवेंशन होंगे, मल्टीपल डोज लेवल होंगे और मल्टीपल ड्रग रेजिमेन होंगे.
Simplest 2 by 2 factorial design patients would be assigned to one of the two dose level, that is 100 milligram or 200 milligram, or one of the two drug choices, drug A or drug B. For example, alendronate 70 milligram once weekly versus raloxifene 60 milligram once daily for the osteoporosis. ये एक स्टडी है एलेंड्रोनेट की और रेलॉक्सोफेन की. दिस स्टडी इज कॉल्ड इफेक्ट ट्रायल. इसमें एलेंड्रोनेट 70 मिलीग्राम वंस वीकली और रेलॉक्सीफेन 60 मिलीग्राम वंस डेली यूज़ की गई फॉर द पेशेंट्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. इस स्टडी में क्या किया गया, ये वेक्टोरियल डिज़ाइन इस तरह से है कि इसको हम डबल ब्लाइंड रेंडमाइज या डबल डमी स्टडी भी कहते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन को. उसकी वजह ये है कि दो पेशेंट के ग्रुप सिलेक्ट किए गए, दोनों को ऑस्टियोपोरोसिस थी जिनकी डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे. एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को एलेंड्रोनेट 70 मिलीग्राम वंस वीकली दी जा रही थी और दूसरे ग्रुप को रेलॉक्सीफेन 60 मिलीग्राम वंस डेली दी जा रही थी. लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि दोज इंडिविजुअल्स हु आर टेकिंग एलेंड्रोनेट 70 milligram once weekly and those individuals who or the patients taking raloxifene 60 milligram once daily, it is very clear कि जो once daily ले रहा है वो रेलॉक्सीफेन है और जो once weekly ले रहा है वो एलेंड्रोनेट है. तो अब इसको हाइड या जो है वो इस पर ब्लाइंडिंग किस तरह से की जाए. तो इसको ब्लाइंड करने का तरीक़ाकार ये है कि एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जो होगा वो एलेंड्रोनेट 70 मिलीग्राम वंस वीकली ड्रग ले रहा होगा प्लस रेलॉक्सीफेन 60 मिलीग्राम वंस डेली का प्लेसिबो ले रहा होगा, यानी डमी रेलॉक्सीफेन वंस डेली ले रहा होगा. और जो दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट होगा वो ओरिजिनल रेलॉक्सीफेन एज ए ड्रग 60 मिलीग्राम वंस डेली ले रहा होगा और उसके साथ वो एलेंड्रोनेट 70 मिलीग्राम वंस वीकली की डमी ड्रग यानी प्लेसिबो ले रहा होगा, ताकि दोनों आर्म में स्टडी आर्म में बाइसनेस का खदशा ख़त्म हो जाए और ब्लाइंड हो जाए, ताकि दोनों तरफ पेशेंट जो होगा एक ड्रग ऐसी होगी जो वंस वीकली ले रहा होगा और एक ड्रग ऐसी होगी जो कि वंस डेली ले रहा होगा. हाँ, ये अलग बात है कि एक साइड पर वंस वीकली प्लेसिबो है और एक साइड पर वंस डेली प्लेसिबो है. सो सच टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड फैक्टोरियल डिज़ाइन. Group and cluster randomization. A specific group of subject is selected for randomization. This is called group randomization. For example, patient enrolled in clinical or hospital. All members of clusters would receive same treatment sequences. Adaptive design. Condition of a study or analysis plan are prospectively planned to be modified over time based on the results of preliminary analysis at interim review. Okay. In adaptive design, from the beginning of the study it was decided कि हम फ्यूचर में जब भी स्टडी का इंटरिम रिव्यू करेंगे, यानी ड्यूरिंग द स्टडी जब रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, तो उस वक्त ज़रूरत के तहत स्टडी में कुछ ना कुछ स्टडी डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. So this type of design of a study is called adaptive design. Now, advantages of specific design. Parallel design. What are the advantages of parallel design? It is the most strong study design and require shorter time to conduct the study. What is the benefit of crossover design? Have more statistical power with fewer subjects compared to parallel design. वजह यह है कि हर इंडिविजुअल दोनों ड्रग ले रहा है, यानी टेस्ट ड्रग भी और कंट्रोल ड्रग भी, तो इस वजह से कम नंबर ऑफ पेशेंट्स में आप जो है ये स्टडी कर सकते हैं, तो स्टडी की पावर इंक्रीज हो जाती है. इस तरह से उसका सैम्पल साइज बढ़ जाता है कंपेयर टू पैरेलल डिज़ाइन. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एडेप्टिव डिज़ाइन? एबिलिटी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी एनरोल्ड इन एक्टिव इंटरवेंशन ग्रुप व्हेन कंपेयर टू ओरिजिनल सैम्पल साइज कैलकुलेशन. क्योंकि इसमें स्टडी के दौरान हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ग्रुप्स को, तो फिर उसमें क्या होता है कि कम सैम्पल साइज में ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल सकते हैं. नाउ डिज़ाइनिंग द इंटरवेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिकेसी. द गोल ऑफ ड्रग स्टडी इज टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन under tightly controlled condition with narrow inclusion and exclusion criteria.
दिस इज़ वी ऑलरेडी नो कि जब भी हम ड्रग एफिकेसी चेक करते हैं तो जो भी इंटरवेंशन हम जिसकी एफिकेसी चेक करना चाह रहे हैं, जिसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो स्टडी को कंट्रोल करते हैं, यानी उसके अंदर इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी लाते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्पेसिफाइड इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं. Most randomized controlled trials, usually phase 3 studies, are conducted to determine the efficacy. ज़्यादातर जो हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, दरअसल स्टडी में उस ड्रग की एफिकेसी को डिटरमिन कर रहे होते हैं. ड्रग इफेक्टिवनेस स्टडीज आर डिजाइंड टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन अंडर कंडीशन दैट द ड्रग इज मोस्ट ऑफन यूज इन क्लिनिकल सेटिंग्स. तो स्टडीज़ जो डिज़ाइन होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि इंटरवेंशन जो भी की जा रही है उसको इस तरह से की जाए, उसमें ऐसा स्टडी में एनवायरनमेंट किया जाए जो कि रियल लाइफ क्लिनिकल सेटिंग में होता है, यानी स्टडी की एक्सटर्नल वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर द एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस इज द सेफ्टी ऑफ द ड्रग. Evaluation of patient safety is an important aspect of randomized controlled trial. Measure of safety are often chosen based upon results of the preclinical toxicology study. सेफ्टी के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो उस बेस पे होते हैं जो क्लिनिकल स्टडी से पहले, यानी ह्यूमन स्टडी से पहले जो टॉक्सिसिटी का डेटा एनिमल्स में इस्टेब्लिश हुआ होता है उसकी बेस पर स्टडी के एंड पॉइंट्स को जो है वो मेजर किया जा रहा होता है, क्योंकि इट इज़ अनएथिकल टू डू डायरेक्टली द सेफ्टी स्टडी और टॉक्सिसिटी स्टडी ऑन ह्यूमन बीइंग, इसलिए पहले इसको जो है वो एनिमल पर किया जाता है. प्लाज्मा एंड यूरिन बायोकेमिस्ट्रीज लाइक LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन, फिजिकल असेसमेंट्स आर इवेल्युएटेड ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल RCTs और रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स के इनमें से कोई भी, किसी की भी कोई पिक्चर तो डिस्टर्ब नहीं हो रही, कहीं पर लिवर पे, किडनी पे या किसी और मेजर ऑर्गन पे, वाइटल ऑर्गन पर किसी किस्म की कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही. डोज रिस्पॉन्स डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी. डोज रिस्पॉन्स को भी चेक किया जाता है कि किस डोज पर ड्रग का रिस्पॉन्स कैसा है और कितनी डोज पे जाके टॉक्सिसिटी इस्टेब्लिश होती है, ताकि इससे ह्यूमन में भी ये चीज़ इस्टेब्लिश की जाए कि उसकी ह्यूमन में मिनिमम टॉक्सिसिटी लेवल कितना है, यानी MTC लेवल, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन उस ड्रग की क्या है एवरेज पॉपुलेशन में, और मिनिमम इफेक्टिव MEC यानी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन उस ड्रग की क्या है, जो कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट इज द एडहेरेंस विद द ड्रग. Lack of adherence to prescribed regimen in randomized controlled trial is detrimental to the success of the study. Detrimental means danger, potential danger. कि अगर जो पेशेंट्स जो एनरोल हुए हैं स्टडी में वो पाबंदी से ड्रग नहीं ले रहे, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई है ड्रग के रेजिमेंट को फॉलो करने की, इफ़ द इंडिविजुअल्स आर नॉट फॉलोइंग दैट, देन इट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर द सक्सेस ऑफ द दिस स्टडी, randomized clinical study. Non-adherence can be wrong dose at wrong time. Non-adherence क्या हो सकती है, wrong dose ली, wrong time पे ली. Stopping the drug therapy early, ये भी है. Never initiating drug therapy etc. यानी ड्यूरिंग स्टडी जो है वो ड्रग ली नहीं, लेकिन पेशेंट रिपोर्ट ये कर रहा है कि उसने ड्रग ली है. ख़ास तौर से ये उस स्टडीज़ में होता है जो पेशेंट्स के लिए बहुत लॉन्ग टर्म होती है और पेशेंट को ड्रग दे के घर पे भेज दिया जाता है कि जो है आप इसको घर पे जो है वो लेते रहिएगा, बस रिपोर्टिंग करते रहिएगा. अब घर जाके पेशेंट वो ड्रग ले ही नहीं रहा, लेकिन रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ मैं ड्रग ले रहा हूँ. कॉमन रीज़न फॉर नॉन अडेरेंस आर लो लिटरेसी, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लो लिटरेसी, अवेयरनेस सही तरह से नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ विजन और हियरिंग, सही तरह से दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता. बिहेवियरल फैक्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लो मोटिवेशन विद द ड्रग, टेकिंग ड्रग, इनकन्वीनियंट है. फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, ठीक है. परसीव रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, पेशेंट समझता है कि मैं लूँगा तो इससे एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, या इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है यूजुअली जो है वो ड्रग से नॉन एडियर रहता है. अच्छा, पार्टिसिपेंट्स एजुकेशन, counseling and compliance aids, for example pill box, improves the compliance. Means all that matters which we use in real life for patient education, counseling
एंड टू इम्प्रूव द कंप्लाइंस। वो तमाम फैक्टर्स आप यहाँ पर भी क्लिनिकल स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की कंप्लाइंस को बढ़ाने के लिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेशेंट एजुकेशन एंड पेशेंट काउंसलिंग, दैट पेशेंट शुड हैव द awareness about the importance of taking this medication and what would be the good impact they will get from this medication if they are taking it correctly and following the adherence and adhering to the prescribed regimen. Now the study measurements, how we can measure the study. There are different ways through which we can measure the study results. First is the baseline measurement, second is the process measurement, third is the outcome measurement, fourth is the biomarkers management, and the last is the safety monitoring. Now we will see one by one in detail what are these measurements. First is the baseline measurement. In the baseline measurement, what you do, characterize the study population before beginning of intervention trial. मीन्स के जो पेशेंट जब स्टडी में एनरोल हो जाते हैं तो उस वक्त उन पेशेंट्स का एवेल्युएशन करना, अभी कोई ड्रग उनको नहीं दी गई है। बेसलाइन इंफॉर्मेशन इंक्लूड, क्या क्या बेसलाइन इंफॉर्मेशन आप लेते हैं? डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, पेशेंट एज, हाइट, वेट, जेंडर, को एग्जिस्टिंग कंडीशन इफ़ दे एग्जिस्ट लाइक डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है, करंट मेडिकेशन कोई वो ले रहा है तो वो भी नोट कर लेते हैं, सोशल हिस्ट्री, अल्कोहल, स्मोकिंग और एंड अदर वेरिएबल दैट में इम्पैक्ट द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो रिजल्ट के इंटरेस्ट जो आउटकम जो है वो रिजल्ट जो भी है, जो भी उस पर असरअंदाज हो सकता है उसको पहले से नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बेस लाइन इंफॉर्मेशन। Baseline information may also be helpful for stratified randomization to ensure potential confounder factor, for example smoking history, is evenly distributed between the groups. Suppose that you are doing stratified randomization, तो उसमें भी baseline information बहुत ज़्यादा helpful होती है। Suppose that आपने देखा कि आपकी स्टडी में स्मोकर्स भी हैं, तो आपने क्या किया, स्मोकर्स का पूरा एक अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग स्टेटा बना दिया और उनको फिर उसी तरीके से एवेल्यूएट किया कि स्मोकर्स जो हैं उन पर जो है उस ड्रग का क्या इफेक्ट है। इसी तरीके से वो पेशेंट्स जो कि करंट मेडिकेशन कोई भी ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव कोई और ले रहे हैं या एंटी लिपिडेमिक ले रहे हैं, उनको अलग कर लिया। इसी तरीके से अल्कोहलिक्स अदर कर लिए, या ये कि किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो उसको अलग स्टेटा में डिवाइड कर लिया। ये बेस लाइन मेजरमेंट में शामिल होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो नेक्स्ट है दैट इज़ process measurement. In the process measurement, process data are collected during post randomization period and provide important information on the degree of adherence to study protocol. तो स्टडी प्रोटोकॉल के लिए जो प्रोसेस मेजरमेंट है, कलेक्ट ड्यूरिंग पोस्ट रेंडमाइजेशन पीरियड, यानी रेंडमाइजेशन करने के बाद प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन द डिग्री ऑफ एडहेरेंस टू द स्टडी प्रोटोकॉल। देन प्रोसेस मेजरमेंट कैन बी अडहेरेंस रेट, इसमें अडहेरेंस रेट, प्रोटोकॉल डेविएशन, अटेंडेंस ऑफ स्टडी विजिट्स एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग, ये तमाम चीज़ें शामिल है। यानी इन प्रोसेस जो है वो स्टडी जब चल रही होगी उस दौरान ये सब चीज़ें चेक करनी होंगी। प्रोसेस डेटा कैन ऑल्सो प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द डिग्री ऑफ कन्फाउंडिंग, और अगर कहीं पे कोई कन्फाउंडर आ रहा होगा तो वो भी वहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज द outcome measurement. What is outcome measurement? Outcome variables are measured most likely from the results of study interventions. तो outcome variables जो है वो भी जो है यानी results जो है वो measure किए जाते हैं study intervention से, कि जो भी drug दी जा रही है, intervention की जा रही है, उससे outcome क्या आ रहा है। Primary outcome of most randomized clinical trial is efficacy. जो आम तौर पे randomized clinical studies होती हैं उसका जो प्राइमरी आउटकम होता है वो यूजुअली इस रिजल्ट जो होते हैं वो उसकी ड्रग की एफिकेसी चेक करना होता है। प्राइमरी आउटकम इज़ प्री स्पेसिफाइड एंड मेजर्ड ऑब्जेक्टिव। आमतौर पे वो जो आउटकम जो होता है वो प्री स्पेसिफाइड होता है, मींस के वो कितना मेजरमेंट यानी उसके मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव होना चाहिए, तो वो जो है पहले से डिसाइडेड होता है। Sample size and hypothesis of a study decides based upon primary outcome of the study,
जो सैम्पल साइज स्टडी का या हाइपोथेसिस है वो स्टडी जो है वो डिसाइड होगी, जो हो डिसाइड होगा वो आउटकम ऑफ स्टडी पे होगा, और उसमें आउटकम जो होगा वो उस डिजीज़ के इफ़ेक्ट साइज पर होगा, जिसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इफ़ेक्ट साइज का कितना रोल होता है। इसके अलावा स्टडी की पावर पे भी होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स आर ऑफन यूज्ड एज सेकेंडरी आउटकम और सरोगेट मेजर्स। तो बायोमार्कर्स यानी ब्लड के ज़रिए जो मेजरमेंट की जाती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है स्टडी के रिजल्ट्स को चेक करने के लिए, लेकिन बहरहाल दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी आउटकम। बायोमार्कर्स आर यूजुअली linked to the underlying disease process but do not directly measure the disease activity। आमतौर पे ये linked होते हैं underlying disease से, लेकिन कोई डायरेक्ट इसका लिंक जो है वो डिजीज से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल LDL कोलेस्ट्रॉल असेस रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कि LDL कोलेस्ट्रॉल खुद की तो कोई ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन LDL कोलेस्ट्रॉल को हम जब चेक करेंगे कि ड्रग देने के बाद कितना रिड्यूस हुआ, तो दरअसल हम ये चेक कर रहे हैं कि रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो इस तरह से बायोमार्कर्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। बट इन सम केसेस बायोमार्कर्स हैव डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल एनीमिया के केस में आप ले लें कि एनीमिया के केस में आप जब चेक करेंगे तो आप इस तरह से चेक करेंगे हीमोग्लोबिन लेवल। तो आप आयरन ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आयरन ट्रीटमेंट देने के बाद कितना हीमोग्लोबिन इम्प्रूव हुआ वो फिर आप बायोमार्कर के ज़रिए ही यानी CBC के ज़रिए ही मेजर करेंगे। CBC में आप हेमाटोक्राइट और हीमोग्लोबिन को चेक करेंगे ताकि ये मालूम हो सके कि आयरन थेरेपी की वजह से जो एनीमिया जो था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो था, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये इसमें जो होगा वो आपका सेकेंडरी आउटकम नहीं है बल्कि प्राइमरी आउटकम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेफ्टी मॉनिटरिंग, सेफ्टी ऑफ द स्टडी। Safety monitoring of enrolled subject in randomized clinical trials is extremely essential। ये भी बेइंतहा essential है। Adverse events are documented। आमतौर पे ये adverse events जो होते हैं डॉक्यूमेंट किए जाते हैं and reviewed by physicians and investigators। Appearance of serious and unexpected adverse events could lead to early discontinuation of the trial। अगर कोई ऐसे adverse effect हो रहे हैं या अनएक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट है जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो हार्म ज़्यादा हो सकता है या हो रहा है, तो फिर वो स्टडी जो है वो या तो वो पार्टिसिपेंट्स को स्टडी से डिसकंटिन्यू करा लिया जाता है, और अगर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में ऐसा हो रहा है तो फिर वो ट्रायल ही डिसकंटिन्यू कर लिया जाता है। डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड DSMB इज़ ए कमेटी ऑफ साइंटिस्ट नॉट एसोसिएटेड विद द स्टडी। ठीक है, तो ये DSMB एक कमेटी है साइंटिस्ट की जो कि स्टडी से एसोसिएटेड नहीं होती। ये क्या करती है? इवेल्युएट्स एडवर्स इवेंट्स रेगुलरली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इन्वेस्टिगेटर एंड IRB फॉर स्टडी कंटिन्यूएशन। यानी ये स्टडी के एडवर्स इवेंट्स को इवेल्युएट करती है, इफेक्ट्स को चेक करती है। अगर वो ये समझती है कि स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए, कोई ऐसा सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है स्टडी में, तो स्टडी कंटिन्यू की जाती है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि स्टडी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेशेंट को हार्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये रिकमेंड करते हैं इन्वेस्टिगेटर को भी और IRB को भी, यानी इन्वेस्टिगेशनल रिव्यू बोर्ड जिसको एथिक्स कमेटी भी कहते हैं, उनको ये रिकमेंड करते हैं कि स्टडी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। नाउ नेक्स्ट इज द एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द randomized controlled trials। First of all, the question is that when to analyze? The answer is endpoints of a study are usually evaluated when assessments of study are completed। जब तमाम स्टडी की असेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो फिर एंड पॉइंट स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको डेटा के ज़रिए इवेल्युएट किया जाता है। सम ट्रायल्स में हैव मल्टीपल मेजरमेंट्स दैट वर टेकन ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम ड्यूरिंग द स्टडी। कुछ स्टडी के जो होते हैं वो मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं, तो फिर वो उसी टाइम पीरियड पर जो है वो ड्यूरिंग द स्टडी जो है वो इवेल्युएट किए जाते हैं। इंटरिम एनालिसिस प्लान्स अलाउ फॉर अर्ली एस्केप फ्रॉम द इंटरवेंशन और व्हेन इंटरवेंशन इज बीइंग यूज्ड फॉर डिजीज स्टेट विथ हाई रिस्क ग्रोथ। इंटरिम एनालिसिस मीन्स ड्यूरिंग स्टडी एनालिसिस। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी स्टडी में जो है कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी ड्रग की वजह से, तो वो स्टडी से एस्केप कब करना है, अर्ली एस्केप,
एंड व्हेन इंटरवेंशन इज बीइंग यूज फॉर डिजीज स्टेट विद हाई रिस्क ग्रुप, और अगर हाई रिस्क ग्रुप के लिए कोई ड्रग यूज़ करनी है तो उसको भी जो है वो इंटरिम एनालिसिस में आइडेंटिफाई कर लिया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज द हाउ टू एनालाइज. देयर आर डिफरेंट वेज to analyze the studies. Number 1, intention to treat analysis. Number 2, per protocol or on treatment analysis. Number 3, interim analysis. And number 4, subgroup analysis. Now we will see one by one all these types of analysis. Now what is intention to treat analysis? Intention to treat or ITT, in which all subjects are followed or analyzed regardless of adherence in the study. दिस डेफिनेशन सेज दैट कि तमाम सब्जेक्ट स्टडी के रिजल्ट्स में एनालिसिस में शामिल किए जाते हैं. तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम पेशेंट्स जिन्होंने स्टडी में पार्टिसिपेट किया था, वेदर दे हैव adhere with the drug, adhere with the study or left the study during the or after taking the drug. यानी जो स्टडी को छोड़ के भी चले गए लेकिन उन्होंने अगर एक डोज भी ली है तो उनको स्टडी के रिजल्ट्स में और या एनालिसिस में शामिल किया जा रहा है. तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस. वजह क्या है कि आपकी इंटेंशन तो थी उनको ट्रीट करने की, लेकिन वो खुद छोड़ के चले गए, वो अलग बात है. इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, यानी इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस की लॉजिक क्या है. एज इन रियल लाइफ समटाइम्स पेशेंट डू नॉट ऑल रिसीव ऑप्टिमल ट्रीटमेंट इवन दो दैट वॉज द इनिशियल इंटेंशन. कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि तमाम पेशेंट्स अपने जो उनको ड्रग रेजिमेंट लिख कर दिया जाता है या प्रिस्क्राइब किया जाता है उसको 100% फॉलो नहीं करते, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें से अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट को लो डोज कर देते हैं या टाइम पे ड्रग नहीं लेते, या जो इंस्ट्रक्शन जिस तरह से दी गई है उस तरह से ड्रग नहीं ले रहे, या डोज कम कर दी या डोज छोड़ दी, मिस कर दी, टाइम पे ड्रग नहीं ली. तो हालांकि जब आप के पास एज ए क्लिनिशियन जब आप होते हैं और आपके पास पेशेंट आता है तो आपकी इंटेंशन उनको ट्रीट करने की होती है, लेकिन वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं लेते. तो उसी सिचुएशन को देखते हुए इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस किया जाता है कि स्टडी में भी ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे. फॉर द पर्पसेज ऑफ एनालिसिस द रीजन्स वाई द पेशेंट डिड नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट आर इग्नोर्ड. वो उन्होंने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया उसको इग्नोर कर दिया जाता है. ITT analysis include all patients randomized who took at least one dose of the study drug. यानी ITT एनालिसिस में वो तमाम पेशेंट्स जो रेंडमाइज किए गए थे उनको एनालिसिस में शामिल किया जाता है. इन्होंने चाहे जिन्होंने एक डोज ही ली हुई हो स्टडी की, लेकिन उनको इस एनालिसिस में फाइनल एनालिसिस में उनके रिजल्ट्स को शामिल किया जाता है. इसके बरक्स व्हाट इज़ पर प्रोटोकॉल एनालिसिस. पर प्रोटोकॉल एनालिसिस और ऑन ट्रीटमेंट एनालिसिस occurs on those subjects who have completed all aspects of the protocol, or analysis based only on those patients who have completed the entire treatment protocol or study. इसमें हम एनालिसिस जो करते हैं उस डेटा का करते हैं या उन सब्जेक्ट्स और पेशेंट के डेटा को एनालाइज करते हैं जिन्होंने डे 1 से लेके जब स्टडी स्टार्ट हुई थी डे लास्ट तक जब स्टडी कंप्लीट हुई और एंड हुई वहाँ तक स्टडी को में पार्टिसिपेट किया. तो उनका डेटा जो होता है वो जब एनालाइज किया जाता है तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड पर प्रोटोकॉल एनालिसिस. अच्छा, तो यानी वो पेशेंट्स जो कि ऑनेस्टली स्टडी में पार्टिसिपेट करते रहे आखिर तक, उनके एनालिसिस को पर प्रोटोकॉल एनालिसिस कहा जाता है. मीन्स दैट कि उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक कंप्लीट प्रोटोकॉल ऑफ स्टडी को फॉलो किया. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पर प्रोटोकॉल एनालिसिस. अच्छा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये भी एक रिजल्ट हैं तो इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज एट रिस्क ऑफ हैविंग लोअर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड अपॉन प्रोटोकॉल डेविएशन, विड्रॉवल और लॉस ऑफ फॉलो अप एक्सेट्रा. अब इन एनालिसिस में ये जो पर प्रोटोकॉल एनालिसिस में एक रिस्क होता है या एक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इसमें से स्टडी छोड़ के चले गए, तो हो सकता है कि स्टडी की पावर कम हो गई हो, सैम्पल साइज़ कम हो गया हो इस विड्रॉवल की वजह से या लॉस ऑफ फॉलोअप की वजह से. तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो वाले रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो, यानी उस स्टडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, यानी उसमें एरर का, इस एनालिसिस में एरर का चांस होता है, जिसको हम अल्फा एरर या बीटा एरर भी कहते हैं.
Now the next is the interim analysis. Interim analysis means during the study analysis. An important ethical responsibility on investigator is to enroll only minimum number of subjects in the study which are needed to achieve primary outcome. ठीक है, तो ये ethical responsibility, क्योंकि why you expose unnecessarily many individuals in the study, ठीक है, कि आप उसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग से एक्सपोज करें जिसकी अभी कोई एफिकेसी और सेफ्टी का डेटा इस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए अनएथिकल है। तो इसलिए एथिकली यही है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर अपना जो आउटकम है उसको अचीव करने की कोशिश करें। इट इज़ पॉसिबल दैट इनिशियल assumptions मेड ड्यूरिंग स्टडी डिज़ाइन वेरी एंड पेशेंट सेफ्टी इज थ्रेटेंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ द स्टडी। तो assumption ये है कि ड्यूरिंग स्टडी डिज़ाइन जो होगा, इनिशियल assumption मेड ड्यूरिंग स्टडी डिज़ाइन वेरी एंड पेशेंट सेफ्टी इज थ्रेटेंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ द स्टडी। That is why interim analysis is important. It is therefore essential to monitor the study outcome periodically during the study by an independent committee, DSMB. ये DSMB जो होगी वो इंडिपेंडेंट ड्रग्स, DSMB ड्रग सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड भी कहते हैं इसको। तो ये जो होगी एक इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट कमेटी इसलिए होगी कि इसके कोई इंटरेस्ट नहीं होंगे स्टडी में, इसलिए ये जो है वो विदाउट एनी बायस रिजल्ट्स को इंटरिमली एनालाइज करेगी। Subgroup analysis accomplished by analyzing the outcome within categories or subgroup of patients, means कि subgroup patient की जो subgroup है उनको analyze करना। Subgroup may be based on demography or any other important characters like smokers अलग कर लिए या old age वाले above 65 years वाले अलग कर लिए, तो subgroup हो गए। Subgroup can be based on gender, ethnicity, race और severity of disease, इस बेस पे भी हम कर सकते हैं। This approach is particularly useful in very large randomized clinical trials where degree of response need to determine based upon differences in demography। यानी अगर बहुत लार्ज रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वहाँ पे तो हम सब ग्रुप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सब ग्रुप जो होगा उसकी भी पावर यानी सैम्पल साइज इनफ होगा रिजल्ट्स को एवेल्यूएट करने के लिए। लेकिन अगर स्मॉल स्टडी होगी और उसमें से हम सब ग्रुप निकालेंगे तो फिर उसमें उस सैम्पल साइज बहुत कम हो जाएगा और उसके रिजल्ट जो होंगे वो मिसलीडिंग हो सकते हैं या रॉन्ग रिजल्ट जो होंगे एनालिसिस के बाद आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सब ग्रुप मोस्ट अप्रोप्रिएटली असेस ड्यूरिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, लिहाजा स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि सब ग्रुप की पावर यानी सैम्पल साइज कम ना हो। Major disadvantage of dividing the study population in subgroup is the loss of study power and misleading results due to study error। यही जो बात मैंने आपको बताई कि इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर स्टडी सैम्पल साइज कम है और सब ग्रुप जो है वो बहुत छोटा हो जाता है तो स्टडी की पावर भी कम हो जाएगी और मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे ड्यू टू स्टडी एरर। एनालिटिकल अप्रोच, व्हेन ए स्टडी कंपेयर्स द रिस्क ऑफ इवेंट्स इन 2 or more ग्रुप्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप में स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर नेसेसरी टू रूल आउट चांस ऑफ वेरिएशन। कैसे करेंगे? सिंपल वे टू रिपोर्ट द डिफरेंसेस बिटवीन 2 ग्रुप इज रिलेटिव रिस्क और रिस्क डिफरेंसेस एंड नंबर नीडेड टू ट्रीट। तो अगर आपको रिलेटिवली जो है वो एफिकेसी चेक करनी है कि किससे रिलेटिवली जो है वो बेहतर है, किससे नहीं है बेहतर, तो उसके लिए आपके पास रिलेटिव रिस्क या रिलेटिव रिस्क रिडक्शन, रिस्क डिफरेंसेस इससे चेक कर सकते हैं और नंबर नीडेड टू ट्रीट से डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव रिस्क जो होगा उसको कैसे चेक करें। रिलेटिव रिस्क चेक करने का तरीक़ाकार ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव रिस्क है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। रिलेटिव रिस्क इज ए रेशो बिटवीन रिस्क और रेट ऑफ आउटकम इन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप। तो जो है रिस्क ऑफ आउटकम कितना है ट्रीटमेंट ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में। रिलेटिव रिस्क इज ए डिफरेंट फ्रॉम द इंक्रीज इन रिस्क। एन एग्जाम्पल, in a clinical study, new blood pressure lowering medication has greater risk of positive outcome compared to control group, यानी पॉजिटिव आउटकम का जो है चांस ज़्यादा है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप। ये यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, लाइक कंट्रोल हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। ट्रीटमेंट मीन्स एक्सपेरिमेंटल ड्रग एंड कंट्रोल इज़ द एस्टेब्लिश्ड ड्रग। तो जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो 18 पेशेंट को ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ और जो अनकंट्रोल रहा वो 32 को रहा।
जबकि कंट्रोल ड्रग से 6 को ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ और 44 को अनकंट्रोल रहा। तो इस तरह से जब हमने डेटा को चेक किया तो रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, ये ए बी सी डी, ए अपॉन ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी अपॉन बी प्लस डी। इस डेटा को हमने जब कैलकुलेट किया तो ये निकल कर आया 0.36 बाई 0.12 मीन्स 3। ट्रीटमेंट इज 3 टाइम्स बेटर इन हाइपरटेंशन कंट्रोल वर्सेस कंट्रोल, क्योंकि इसमें देखिए 18 कंट्रोल हो रहा है, इसमें 6 कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो यानी इससे ये हमें पता चला कि जो रिलेटिव रिस्क है या रिस्क डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो है वो ट्रीटमेंट से यानी एक्सपेरिमेंटल ड्रग से 3 टाइम्स बेटर कंट्रोल है कंपेयर टू कंट्रोल ड्रग और द प्लेसिबो ड्रग। प्लेसिबो भी हो सकती है ये कंट्रोल, या फिर ब्रांड ड्रग भी हो सकती है। और वैसे भी हमें नज़र आ रहा है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो 3 टाइम्स 6 इंटू 3 टाइम्स जो है वो ट्रीटमेंट से बेहतर रिजल्ट्स हैं। What is the risk difference? Effect of specific treatment on an event can also be calculated in terms of absolute risk difference. RD is equal to A upon A plus C minus B upon B plus D. ये A B C D जो हैं वही हैं जो पिछले हम स्लाइड में ये टेबल में देख चुके हैं। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ को पुट करके आंसर आया ये हमारे पास 0.24। आज इस 0.24 से हमें क्या पता चल रहा है, ट्रीटमेंट इज़ 0.25 टाइम्स बेटर देन कंट्रोल फॉर कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पर 0.24 टाइम्स जो है वो यानी 24% बेटर है। 0.24 को हम ऐसे भी कह सकते हैं 24% बेटर है कंपेयर टू कंट्रोल ड्रग इन ट्रीटिंग द और कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज द नंबर नीडेड टू treat analysis, NNT. NNT refers to the number of patients that must receive the treatment for one patient to experience desired outcome. और सिंपल अल्फाज में मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि नंबर नीडेड टू ट्रीट, NNT मुझे ये बता रहा है कि मैं कितने पेशेंट को ये दवा खिलाऊँ तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक पेशेंट को पॉजिटिव आउटकम यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, NNT इज इक्वल टू 1 अपॉन RD which is risk difference. In example of this same hypertension, RD is equal to 0.24, NNT is equal to 1 upon 0.24 is equal to 4.16. तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, NNT is 0.16 तो हो नहीं सकता, NNT is 4 means about 1 in every 4 patient will achieve control of hypertension by using ट्रीटमेंट। यानी इससे ये मुझे पता चल रहा है कि ट्रीटमेंट वाली ड्रग जो अगर मैं दूंगा यानी एक्सपेरिमेंटल ड्रग दूंगा तो हर 4 पेशेंट में से एक पेशेंट की गारंटी है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। इसी तरीके से हम इसके अपोजिट नंबर नीडेड टू हार्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर नीडेड टू हार्म NNH इज ऑल्सो कैलकुलेटेड सिमिलरली, हाउएवर नंबर नीडेड टू हार्म रिफ्लेक्ट नंबर ऑफ पेशेंट दैट मस्ट रिसीव द ट्रीटमेंट फॉर वन पेशेंट टू एक्सपीरियंस एडवर्स इवेंट। यानी नंबर नीडेड टू हार्म में हम क्या चेक करेंगे कि कितने पेशेंट को हम दवा खिलाएंगे तो एक को एडवर्स इफेक्ट उस ड्रग का आएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि नंबर नीडेड टू NNT की वैल्यू जितनी कम होगी ड्रग की एफिकेसी उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि देखिए अगर NNT की वैल्यू 4 है इसका मतलब है 4 में से एक को लाजमी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। अगर नंबर नीडेड टू ट्रीट की वैल्यू NNT की वैल्यू 20 की है तो इसका मतलब ये हुआ 20 का मतलब हुआ 20 में से एक को ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो 20 में से एक को कंट्रोल हो रहा है बेहतर है या 4 में से एक को कंट्रोल हो रहा है बेहतर है? डेफिनेटली 4 में से एक को जो कंट्रोल हो रहा है दैट इज़ मोर प्रॉमिसिंग रिजल्ट। तो NNT की वैल्यू जितनी कम होगी ड्रग की एफिकेसी उतनी ही ज़्यादा होगी, जबकि इसके बरक्स NNH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा है। यानी अगर NNH की वैल्यू नंबर नीडेड टू हार्म की वैल्यू 20 आ रही है इसका मतलब है 20 में से एक को एडवर्स इफेक्ट होगा, और अगर NNH की वैल्यू 4 आ रही है तो 4 में से एक को एडवर्स इफेक्ट होगा। तो 4 में से एक को होना ज़्यादा डेंजरस है बजाय 20 में से एक को होना। तो लिहाजा NNH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी अच्छी उसकी सेफ्टी होगी, और NNT की वैल्यू जितनी कम होगी उस ड्रग की एफिकेसी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। नाउ दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड which explains the strengths and weaknesses of randomized controlled trials. स्ट्रेंथ्स क्या है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग
एबिलिटी टू डिटरमिन अनबायस्ड एफिकेसी ऑफ एन इंटरवेंशन, क्योंकि आप इसमें रेंडमाइजेशन करते हैं, हाइडिंग करते हैं, मास्क करते हैं स्टडी को, दैट इज़ वाई अनबायस्ड. प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन अलाउ द टाइट कंट्रोल सेटिंग एंड एनवायरनमेंट. इंटरनल वैलिडिटी स्टडी की बहुत अच्छी होती है. Stringent pre-study and protocol specification allow balance of baseline variables. स्टडी की बेसलाइन को भी कंट्रोल किया जा सकता है और प्रॉपर स्टडी डिज़ाइन होती है. मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड सिस्टमैटिक बायस बाय रेंडमाइजेशन. स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरवेंशन एंड आउटकम, क्योंकि आप इंटरनल वैलिडिटी को कंट्रोल करते हैं जिसकी वजह से जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो ट्रू इफेक्ट डिटरमिन हो जाता है. Methodologically and statistically strongest research design or considered as gold standard, क्योंकि इसकी जो स्टडी की मेथोडोलॉजी होती है और जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो इसको, इस स्टडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना देती है, जिसकी वजह से ये जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाते हैं. बट देयर आर सम वीकनेसेस ऑफ दीज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स. नंबर 1, process of high internal validity and randomization of subject can limit generalizability of study results. यानी इंटरनल कंट्रोल की वजह से इंटरनल वैलिडिटी तो बढ़ जाती है बट एक्सटर्नल वैलिडिटी स्टडी की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जर्नलाइजेशन बाज़ दफ़ा यानी जो दूसरी टाइप की पॉपुलेशन है उसमें उस स्टडी के रिजल्ट्स पे अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है. Decision about evidence-based medicine are not limited to randomized control trials. यानी जो evidence-based medicine है, although they consider or they give higher weightage to randomized control trials, but they also use other literature for making the decision in evidence-based medicine. Another weakness is that it is expensive study and time commitments are required by investigator and participants. खास तौर से वो जो कि लॉन्ग टर्म स्टडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और ऑल्सो एक्सपेंसिव स्टडी, तो फंडिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. एथिकल कंसर्न्स एंड ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्टडी, तो कहीं पर कोई अनएथिकल पैरामीटर जो है वो फॉलो ना हो जाए, अनएथिकल जो है वो कोई चीज़ ना हो जाए, आपने कोई चीज़ प्रॉमिस की पार्टिसिपेंट से, आप उसको वो नहीं पे कर रहे, तो ये जो होगी अनएथिकल हो जाएगी. स्टडी ड्रॉप आउट जो है वो भी क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टडी में होता है, यानी स्टडी में एट्रिशन होता है, तो ये भी स्टडी की वीकनेस है. इसके अलावा पोटेंशियल ऑफ हैथॉर्न इफेक्ट, वो ये कि जो है वो जो इफेक्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटर बायस भी हो सकता है. दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल. सो सून वी विल come up with our another topic after this completion of randomized control trial, that is observational studies. Thank you very much.